कक्षा 7 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 9, पृष्ठ 102 से 109 तक। पृष्ठ 102। यहाँ कई सारे चित्र दिए हुए हैं जिनमें विभिन्न दृश्य दर्शाया गया है। शीर्षक समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में जाना। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वो ये कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर सुने चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में जानेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। पृष्ठ 103। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में सुन चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती या बदलती है। मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्यायों में सुना है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीबों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए एक साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए भी पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में जाना कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। पृष्ठ 104। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि ये तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने सुना है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। भारत में ये एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5%
महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। शीर्षक समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय से ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने सुना कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। यह एक चित्र है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सतत विकास लक्ष्य 10, असमानता को कम करना, www.in.undp.org। क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी? पृष्ठ 105, शीर्षक तवा मत्स्य संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। यह एक चित्र है, नाव में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तवा नदी का जलाशय। पृष्ठ 106। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में बताएंगे, जो मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के एक बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। ये सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया। क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे, गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। नवगठित तवा मत्स्य संगठन TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। यह एक चित्र है, उसमें
बांध और नदी का दृश्य दिखाया गया है। नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये फोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब गए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या आप सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। पृष्ठ 107। यहां 2 चित्र हैं। पहले चित्र में TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए और दूसरे चित्र में सहकारी समिति की एक सदस्या मछली तोलती हुई। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहां के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1977 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सरकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिलें। TMS ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? पृष्ठ 108। यह एक चित्र है, उसमें लिखा है असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। यहां प्रस्तुत ये गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकारों के अभियान में लिखा गया। शीर्षक जानने का हक। मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव-गांव चलना पड़े है, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्न नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं, सुई, दवाखाने, पट्टी, टांके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करें मजबूरी, क्यों शाला मेरे गांव में नहीं। शीर्षक असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। इस चित्र में लोग गाना गा रहे हैं। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न केवल हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। उपर्युक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्तियां प्रिय लगीं? मेरी भूख को ये जानने का हक रे, इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है? क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में कोई प्रचलित ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो?
शीर्षक। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो मनुष्य की समता का ही होता है। आप ये जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। पृष्ठ 109। यहां एक चित्र है जिसमें एक महिला माइक्रोफोन पर कुछ बोल रही है। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। जैसा कि आपने सुना, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है? क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं? इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 9 यहां समाप्त हुआ।